हाय स्टूडेंट, आज हम 11वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय जो 9 का जो तरल यांत्रिकी गुण है उसका आगे का टॉपिक है सीमांत वेग। सीमांत वेग से हम क्या समझते हैं इसको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब हम किसी वस्तु को जो है पानी में डालते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं उसकी ऊपरी सतह पे, या अगर हम तालाब नदी में जंप करें तो होता क्या है, शुरुआत में जो है हम तेज गति के साथ पानी की गहराई में जाते हैं। उसके बाद हमारा जो वेग जो है या फिर किसी वस्तु का वेग जो है वो धीरे धीरे एक नियत वेग के साथ वो नीचे जाने लगता है, ठीक है। उस नियत वेग को ही क्या बोलते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। ये कैसे होता है, जब किसी वस्तु को, जो गोलाकार वस्तु है उसको जब हम पानी में डालते हैं तो जो तरल का जो विभिन्न परतों के बीच जो है उस अपेक्षित गति का विरोध करते हैं। जिस वस्तु को हमने नीचे डाला है तो वो क्या होता है, अपेक्षित गति का विरोध करते हैं, जिससे क्या होता है जो वस्तु का वेग जो पानी में जब गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे जाता रहता है उसको वो रोकने का प्रयत्न करते हैं। उसी दौरान तरल का श्यानता भी रहता है। श्यानता भी क्या करता है, किसी वस्तु का अपेक्षित गति का विरोध करता है, तो वो भी जो है वस्तु का अपेक्षित गति का विरोध करेगा। और विभिन्न परतों के मध्य भी क्या है, तरल के विभिन्न परतों के मध्य भी श्यानता जो है धारा या प्रवाह का विरोध करते हैं, ठीक है। उसी दौरान एक और घटना घटित होता है, उत्प्लावन बल, ठीक है। किसी वस्तु का तरल में उत्प्लावन बल कार्य करते हैं जो उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाना चाहता है, जबकि वस्तु जो है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके तली में बैठना चाहता है। तो एक ऐसी निश्चित स्थिति आ जाती है जब वस्तु में जो लगने वाला श्यान बल और उत्प्लावन बल वस्तु के भार के तुल्य हो जाते हैं, तब वस्तु जो होगा एक नियत औसत वेग से नीचे की ओर वो गति करने लगेगा या नीचे की ओर जाएगा। उस वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। जैसे कि मैंने चित्र में एक बना दिया है, एक गोलाकार वस्तु है, ठीक है। तो श्यान बल और उत्प्लावन बल जो है वस्तु के ऊपर की ओर लगेगा, जबकि वस्तु का भार गुरुत्वीय बल की वजह से नीचे की ओर रहेगा, ठीक है। मान लेते वस्तु का वेग भी है, हमने वस्तु को स्वतंत्र नीचे छोड़ दिया, तब जो होगा एक नियत औसत वेग से जो होगा वस्तु जो होगा नीचे गिरेगा, उसे एक सीमांत वेग कहेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गोलाकार वस्तु की त्रिज्या r है, ठीक है, तथा वस्तु का जो घनत्व d है, जबकि तरल का घनत्व मान लेते हैं सिग्मा है, तथा तरल का जो श्यानता गुणांक ईटा और वस्तु का वेग v है, तब हमें वस्तु का जो सीमांत वेग, इसी वेग को हम क्या बोलेंगे, सीमांत वेग कहेंगे। उसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे तीन स्थितियां हैं। सबसे पहले क्या स्थिति, वस्तु का जो भार है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन स्थितियां या तीन बल लग रही हैं। वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है। वस्तु का जो भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, ठीक है। आगे समझ में, ये हो गया वस्तु का भार। अब जो है वस्तु का हम भार द्रव्यमान में क्या लिख सकते हैं, आयतन गुणित घनत्व लिख सकते हैं। ये m बराबर क्या हो सकता है, मान लेते वस्तु का आयतन v और घनत्व क्या है, d है, ठीक है, इंटू जी। और ये हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, उसके भार के लिए। अब जो है आयतन किसके बराबर है, वस्तु का आयतन कितना होता है, वो होगा 4/3 पाई r⁻³ इंटू वी इंटू डी, सॉरी v तो हट जाएगा, d इंटू जी। ये हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो रहेगा वो क्या है, श्यान बल, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे श्यान बल जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा श्यान बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो श्यान बल किसके बराबर होते हैं, श्यान बल को हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू वी, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब है एक और तीसरा बल, कौन है, उत्प्लावन बल, ठीक है। श्यान तरल का उत्प्लावन बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। अब जो है श्यान तरल का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर, तो यहाँ पे जो है उत्प्लावन बल U का जो मान होगा किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु के भार के द्वारा या फिर वस्तु के जो द्रव्यमान या फिर उसके आयतन के द्वारा अपनी सतह से पानी को हटाने में किया गया कार्य। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु का आयतन, ठीक है, और
पानी का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में? ये है अगर वस्तु सीमांत वेग से गति कर रहे हैं तो उस पर जो नेट बल होगा, जो सभी जो 3 बल जो लग रहे हैं उनका क्या होगा, संतुलन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो वस्तु का जो भार नीचे की ओर है, जबकि श्यान बल और श्यान तरल का उत्प्लावन बल जो ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु का जो भार होगा वो वाला बल गुरुत्वीय बल, और जो श्यान बल और उत्प्लावन बल ये क्या होंगे, ये जो उत्प्लावन जो बल होगा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उत्प्लावन बल के तुल्य होगा। तो वस्तु का जो भार है कितना है, 4/3 पाई r⁻³ dg बराबर में 6 पाई ईटा rv प्लस 4/3 पाई r⁻³ सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, इसी वेग को जो सीमांत वेग है उसको निकालना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ईटा rv बराबर में 4/3 पाई r⁻। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। ठीक है, एक बार r कट जाएगा और क्या कटेगा, यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, अगर हमें केवल v का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर में हो गया 2 बट्टे में क्या 3 × 3 r⁻² g और d माइनस सिग्मा। ठीक, बराबर हो जाएगा 2/9 r² g अपॉन ईटा d माइनस सिग्मा। ये हो जाएगा सीमांत वेग का व्यंजक। ठीक है, आगे समझ में? तो ये है सीमांत वेग का व्यंजक, जो किन किन बातों पे निर्भर करता है, वस्तु की जो त्रिज्या, गुरुत्वीय त्वरण, ईटा जो है द्रव का जो श्यानता गुणांक, वस्तु का घनत्व और तरल का घनत्व पे निर्भर करता है। ठीक है, आया समझ में? अब जो है इससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, v किसके समानुपाती है, v जो है समानुपाती r² के, अर्थात अगर गोली वस्तु जो है उसकी त्रिज्या अधिक होने पर उसका जो सीमांत वेग का मान क्या भी होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है v जो है समानुपाती है, v समानुपाती d माइनस सिग्मा के। ठीक है, अर्थात वस्तु के घनत्व और तरल के घनत्व के अंतर के समानुपाती। तो कहने का मतलब यह है कि वस्तु का घनत्व अगर अधिक है और जो है तरल का घनत्व कम है, तब जो सीमांत वेग का जो मान होगा वो बढ़ेगा। अगर लेकिन तरल का घनत्व ज्यादा रहेगा और सीमांत वेग वस्तु का घनत्व कम रहेगा तो सीमांत वेग का मान कम हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु जो है उस तरल पे तैरने लगेगा। ठीक, अब जो है तीसरा है कि जो सीमांत वेग का जो मान है वह जो है तरल के श्यानता गुणांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर श्यानता गुणांक का मान ज्यादा रहेगा तो सीमांत वेग का मान कम होगा, या फिर इसका मान कम होने से सीमांत वेग का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है किसी सीमांत वेग के लिए व्यंजक जो इन चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न से या इस समीकरण से हम श्यानता गुणांक का फार्मूला निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, श्यानता गुणांक बराबर हो जाएगा 2/9 r² g अपॉन में v और d माइनस सिग्मा। ठीक है, अगर हम इसी समीकरण से श्यानता गुणांक का मान निकालना चाहें तो। ठीक है, आगे समझ में? अब हम आगे बात करते हैं धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह क्या है, देखिए धारा रेखी प्रवाह में क्या होगा, मान लेते कोई पात्र से या किसी नली से जो है तरल बह रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक जो कण जो होगा उस बिंदु का अनुसरण करेगा जिस बिंदु से होकर पहले से जो पूर्ववर्ती कण उस बिंदु से होकर गुजर गए हैं, तब जो तरल की इस प्रकार के प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहेंगे। जैसे कि मान लेते एक पात्र है, ठीक है, यहाँ से बह रहा है और यहाँ पे 2-3 बिंदु है, तो मान लेते एक जो कण जो है इस मार्ग का अनुसरण करके जा रहा है, फिर आगे गया, फिर आगे गया और इधर चला गया। ठीक है, अब जो आने वाला और अन्य कण जो होंगे उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए जब आगे जाएंगे तब तरल की इस प्रकार के प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है धारा रेखी प्रवाह। तथा धारा रेखी प्रवाह की जो प्रत्येक बिंदु पे या प्रत्येक जो बिंदु है, मान लेते ये बिंदु ए है, ये बी है और सी है, इन पे अगर वेग की बात किया जाए तो यहाँ पे जो वेग जो होगा अलग अलग होता है। ठीक है,
यहाँ पे वेग सभी का अलग अलग होता है, लेकिन जैसे कि पहला कण इस बिंदु पे उसका वेग v1 है और इस बिंदु पे गया तो v2, तो अगर दूसरा कण दिया आएगा तो उसका वेग बिंदु A पे v1 ही होगा, मतलब उस निश्चित बिंदु पे उसका वेग नियत रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, धारारेखी प्रवाह कहते हैं। आया समझ में? धारारेखी प्रवाह की एक विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। धारारेखी प्रवाह की क्या विशेषता है? पहला विशेषता यह है कि धारारेखी की किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर तरल के कण के वेग को बताता है। ठीक है, अगर कोई तरल प्रवाह हो रहा है किसी बिंदु पे, तो इस बिंदु पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं उस कण पे, उस बिंदु पे, तो तरल के कण के वेग को बताएगा वो वाला बिंदु। ठीक है, तथा दो धाराएं जो है एक दूसरे को नहीं काटती। यदि दो धाराएं एक दूसरे को काटेंगे तो क्या होगा, उस बिंदु पे हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जो कि संभव नहीं, क्योंकि तरल क्या है, उस मार्ग का अनुसरण करेगा, उस बिंदु का अनुसरण करेगा जिसमें पूर्ववर्ती कण जो है उस बिंदु से होकर गुजर चुके रहते हैं। तो यहाँ पे दो रेखाएं नहीं होंगी, है ना, दो धाराओं के अलग अलग मतलब दिशा नहीं होगा, कहने का मतलब। ठीक है, धारा रेखा की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वेग क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, किंतु एक निश्चित बिंदु की बात करते हैं तो वहां पे वेग जो क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, तो यह है इसकी विशेषता है। अब हम बात करते हैं, छोटी सी एक परिभाषा है, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग, देखिए धारारेखी प्रवाह के लिए जो तरल के कणों का जो वेग जो होता है वो एक निश्चित वेग से कम होता है। ठीक है, या उस निश्चित वेग के बराबर होता है, उससे अधिक होने पे उसका जो प्रवाह धारारेखी नहीं होता है। तो उस निश्चित वेग या उससे कम वेग के जो तरल के कणों का जो वेग है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। एक नियत वेग रहेगा, तभी क्या करेगा, उस मार्ग का अनुसरण करेगा एक कण, जिस मार्ग का अनुसार उसके पूर्व जो कण ने उसका अनुसरण किया, तो उस वेग को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक वेग कहेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में। उसके बाद है, अगला है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है, जब किसी तरल के कणों का वेग जो है क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो वो धारारेखी प्रवाह नहीं होता और उसकी जो दिशा एक निश्चित दिशा पे गमन ना करके इस प्रकार से वो एक निश्चित दिशा पे ना जाके टेढ़े मेढ़े दिशा में वो गमन करने लगता है ना, तो धारा के इस प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ऐसा समझ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर हम विक्षुब्ध प्रवाह को अच्छे से परिभाषित करें तो जब किसी तरल का प्रवाह अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है तो इस प्रकार के प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब जो है धारारेखी प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर है, इसको आप खुद से देख लेना। ठीक है, बुक से। अब हम बात करते हैं रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, रेनॉल्ड संख्या एक विशुद्ध संख्या होती है जिसकी सहायता से हम किसी नली में बहने वाले द्रव की जो प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इसके बारे में आर्चबाल्ड रेनॉल्ड नामक जो साइंटिस्ट ने क्या किया था, श्यान तरल के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने बताया कि जो किसी भी श्यान तरल है जब वो किसी नली में बह रहा है तो उसका जो क्रांतिक वेग जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बारे में उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि द्रव का जो क्रांतिक वेग जो रहेगा उसके श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, किसी द्रव का क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग क्या है, मान लेते हैं Vc उसका क्रांतिक वेग है, तो जो क्रांतिक वेग Vc जो होगा उस द्रव के जो है श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होगा तथा क्रांतिक वेग Vc जो होगा द्रव के जो घनत्व D के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा और तथा जो द्रव का जो क्रांतिक वेग जो होगा Vc जो होगा वो जो है जिस नली में बह रहा है उसके जो व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसको अगर तीनों एक साथ लिखें तो Vc क्या हो जाएगा, ईटा अपॉन में dd। ठीक है, या Vc बराबर में k ईटा अपॉन में dd, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण, जहां k एक क्या है, नियतांक है जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। ठीक है, रेनॉल्ड संख्या जो एक विशुद्ध संख्या, इसलिए इसका किसी भी प्रकार का कोई मात्रक वगैरह नहीं है क्योंकि एक साधारण सा डिजिट बस है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं। लेकिन इसका जो मान होता है, k का मान जो होता है लगभग 1000 के बराबर होता है। ठीक है, k का मान लगभग 1000 के बराबर होता है। रेनॉल्ड संख्या का जो महत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, रेनॉल्ड संख्या का महत्व। तो रेनॉल्ड संख्या k का जो मान होता है अगर वो 2000 से कम हो, ठीक है, k का मान जो है, मान 0 से 2000 के बीच होता है,
तब जो होगा, जो बहने वाला जो तरल जो होगा वो कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। ठीक है, तरल का जो प्रकृति जो होगा धारा रेखीय प्रकृति का होगा। अगर के का जो मान है, के का मान 3000 से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 3000 से अधिक, तब धारा का प्रवाह जो होगा, जिस भी तरल का प्रवाह होगा वो विक्षुब्ध प्रवाह होगा, धारा रेखीय नहीं होगा, वो विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तथा के का जो मान है 2000 से 3000 के बीच में जब होता है, के बीच में, तब उसका जो प्रवाह जो होता है कभी धारा रेखीय होता है या फिर कभी विक्षुब्ध प्रवाह होता है। ये है रेनॉल्ड्स संख्या। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे देखते हैं सांतत्य का समीकरण। अब जो है हम बात करते हैं सांतत्य का समीकरण या फिर अविरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी ऑफ थ्योरी जो है या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। जब कोई आदर्श द्रव जो है अर्थात असंपीडित और फिर अश्यान द्रव जब किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले किसी नली में जब प्रवाहित होता है, तब होता है क्या है, उसके जो प्रत्येक सिरे पे या किसी विशेष अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले क्षेत्रफल से गुजरने वाले द्रव का जो वेग और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। यह है सांतत्य का समीकरण कहलाते हैं। फिर इस सिद्धांत को अविरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सिरा है। ठीक है, ये जो एक नली है ए बी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र वाले नली है। ठीक है, मतलब सिरा ए का जो है चौड़ाई ज्यादा है, व्यास ज्यादा है, जबकि सिरा बी का व्यास कम है। तो इस समीकरण या फिर इस सिद्धांत का कहने का मतलब ये है कि मान लेते इस एरिया का जो क्षेत्रफल है और इस एरिया से गुजरने वाले तरल का वेग, दोनों का गुणनफल करेंगे, उसका मान, और सिरे बी पे जो है, सिरे बी का जो क्षेत्रफल है, व्यास जो है, और सिरे बी से गुजरने वाले तरलों का जो वेग v2 है, उनका गुणनफल करते हैं तो उनका मान क्या होता है, बराबर होते हैं, नियत होता है, एक नियतांक होता है। इसे ही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या ए बी एक नली है। ठीक है, और सिरे ए का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल स्मॉल a1 है, जबकि सिरे बी का जो क्षेत्रफल है a2 है। ठीक है, सिरे ए पर तरल प्रवाह का वेग क्या है, v1 है, जबकि सिरे बी पर तरल प्रवाह का वेग v2। तो हमें सीधा क्या करना है, ए बी जो होगा नियतांक होगा या फिर a1 v1 बराबर a2 v2। ठीक है, तो जो सिरे ए का जो क्षेत्रफल और उसका वेग जो होगा का गुणनफल, सिरे ए2 का जो क्षेत्रफल, ये सॉरी बी का जो क्षेत्रफल a2 और v2 का के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो सिरे ए से, यहाँ पे हम लिखेंगे सिरे ए से प्रति सेकेंड प्रवेश करने वाले तरल का आयतन, तो प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले तरल का आयतन कितना होगा, वो होगा a1 इंटू v1 के बराबर होगा। ठीक है, तथा सिरे ए पर ए से प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले तरल का द्रव्यमान। ठीक है, तो तरल का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान का फार्मूला होता है आयतन इंटू घनत्व। मान लेते हैं तरल का घनत्व क्या है, d है, और आयतन क्या है, v है, तो ये हो जाएगा आयतन। ठीक है, और इंटू d, ये हो गया। इसी प्रकार पुनः सिरे b की अगर हम बात करते हैं, b से प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले तरल का द्रव्यमान। ठीक है, प्रति सेकंड बाहर निकलने वाले तरल का अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, अगर सिरे ए में प्रवेश किया तो सिरे बी से वो बाहर होगा, तब इसके लिए क्या हो जाएगा, वो a1 v1 d, क्या हो जाएगा a2 v2 d। चूंकि तरल का जो है घनत्व तो समान रहेगा, एक जैसा रहेगा हर एक जगह पे, लेकिन उसका जो है सिरे बी के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a2 और वेग जो होगा v2 होगा। चूंकि जो तरल कैसा है, आदर्श है, असंपीडित और अश्यान है, तो यहाँ पे जो है जितना तरल जो होगा प्रवेश करेगा, जितना तरल जिसका द्रव्यमान होगा उतना ही तरल जो होगा, उतना ही द्रव्यमान का तरल जो होगा बाहर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 v1 d जो बराबर होगा a2 v2 d के बराबर, d और d कट जाएगा, तो
तो A1V1 बराबर क्या हो जाएगा, A2V2, या फिर AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक नियतांक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, हम इसको सिद्ध कर लेंगे। सातत्य का जो समीकरण है, इसको सातत्य का समीकरण बोलते हैं, सिद्धांत को जो है अवरितता का सिद्धांत कहते हैं।